ओके फ्रेंड्स, हमारी रिकॉर्डिंग भी माशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। एंड लास्ट क्लास में असल में अब मुझे ये जानना है कि पहले ये बताएं कि मैंने जो रिकॉर्डिंग्स लास्ट मिली रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों ने देख ली थी या ऐसे ही आप आज फर्स्ट क्लास लेने के लिए आ गए? पहले ये बताएं, क्योंकि फिर अगर आपने देखिए कंटिन्यूटी क्लास की चल रही होती है तो ठीक है। नो सर फर्स्ट क्लास, नो सर फर्स्ट क्लास। ओके, आप लोगों ने नहीं दी। अच्छा, और मुझे बाकी भी प्लीज अपडेट कर दें दैट आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर सुना है या नहीं। यस या नो, मतलब लेक्चर सुना है या नहीं। रिकॉर्डिंग मिलेगी कैसे? रिकॉर्डिंग मिलना तो बहुत ही आसान है। SBIL का यूट्यूब चैनल है, उसमें हर टीचर की प्लेलिस्ट अलग है। समझ में आया क्या कहा मैंने? SBIL का यूट्यूब पे चैनल आप जाएं, SBI मतलब आप पहले यूट्यूब पे जाएं, वहां आप लिखें सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस, तो आप डायरेक्टली आप सैलानी के चैनल पे चले जाएंगे। जब आप ये लिखेंगे तो उसके सर्च फील्ड में उसके अंदर आपने सिंपली ये करना है, जब आप सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस के चैनल पे चले जाए, वहां आपने फिर हर टीचर की वहाँ प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। मेरी अलग है, सर कहा की अलग है। तो आपने क्या, CMA में 2 टीचर्स हैं, ऑफ कोर्स एक मैं हूँ और एक दूसरे सर कहा है, तो उनकी दोनों की प्लेलिस्ट अलग है। अब मसला ये हो गया है कि वी हैव अ वेरी क्वाइट अ नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेस क्लास, एंड अनफॉर्चुनेटली माय दिस क्लास इज कंप्लीटली कनेक्टेड विथ द प्रीवियस क्लास। सो अब मसला ये होगा कि मुझे पूरा एक तरह से एक अच्छा खासा रिकैप देना पड़ेगा। मैंने एक ओवरहेड्स में बहुत इंट्रोडक्टरी क्लास कंडक्ट की थी, तो अब मुझे बताएं व्हाट शुड आई डू? दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर मी। यस, व्हाट शुड आई बी डूइंग? क्या वहीं से चलूं जहां से छोड़ा था? अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी वो बंदा नजर नहीं आ रहा जिसने वो क्लास ली थी। हार्डली आई बिलीव 1 or 2 पीपल आर देयर। तो मैं क्या करूं? क्वाइट अ चैलेंजिंग सिचुएशन आई एम फेसिंग। यस, ओके, आज ही ग्रुप में ऐड हुआ है। ओके गुड। फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर क्वाइट इजी। देखिए, मैंने फर्स्ट 2 चैप्टर से स्टार्ट नहीं किया है, मैंने ओवरहेड से स्टार्ट किया है। तो क्योंकि ओवरहेड से सारी कनेक्टिविटी बनती है अगले पेपर्स की, अगले चैप्टर्स की। अगले चैप्टर्स जो मेरे चैप्टर्स हैं, क्योंकि हमारी एक टॉपिक लिस्ट बटी हुई है, कुछ टॉपिक्स मेरे हैं, कुछ टॉपिक्स कहाँ के हैं। तो क्योंकि फर्स्ट क्लास है और आई एम ट्रीटिंग इट नाउ एज यस, गाइड तो करने को मैंने पूरा पूरा गाइड किया हुआ। ये पूरा एक मेरा 1 घंटे का लेक्चर है, 1 डेढ़ घंटे का। ये मेरा फर्स्ट जो क्लास का मेरा जो लेक्चर था उसमें मैंने पूरा गाइड किया हुआ है, तो ये आप वहाँ यूट्यूब पे देख लें, बेहतर है। हम टॉपिक पे फोकस करें। अच्छा, चले मैं अब आपकी हेल्प करता हूँ, आपकी जिंदगी आसान करते हैं। एक मिनट, जरा मैं चैट में मैसेजेस पढ़ लूँ ताकि मुझे प्रोफाइलिंग हो जाए। ओके ओके गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोग जो बात कर सकते हैं मुझे बताएं ओवरहेड्स के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट आर ओवरहेड्स? यस, बोलें प्लीज, बोलना पड़ेगा। मेरी क्लास इंटरैक्टिव होती है, माइक बंद मुझे पसंद नहीं है जी। आई कंडक्ट जस्ट लाइक अ रियल क्लास जी। ओवरहेड्स Sir, किस बला? overhead costs, overheads are indirect costs which are needed to be allocated over a portion according Okay, to the situations. ready to be allocated or a portion. Okay, ठीक है। अच्छा, ready to be allocated or a portion, आगे जरा प्लीज कंटिन्यू करें, इतना Sir, काफी नहीं है। some costs are allocated while some are apportioned. For Okay, example, heat and light and rent of the factory are apportioned, while the costs which are specifically relevant to the specific department, they are needed to be allocated. okay, good. और कोई साहब जो मुझे इससे अच्छा इंट्रोडक्शन दे सके? अली भाई, रियली अप्रिशिएट योर डेफिनेशन, डेफिनेटली इट वाज टू द पॉइंट, एंड यस इट मेरी तसल्ली हो गई। यू हैव ऑलरेडी डन द वर्किंग्स। यस, एनी अदर? कोई और कोई जानता हो ओवरहेड के बारे में या पहले पढ़ा हो? क्या जानते हैं ओवरहेड किसको कहते हैं भाई? किसको कहते हैं? कभी सुना है ओवरहेड क्या होती है? किसका नाम है ओवरहेड्स? ओवरहेड्स कभी नाम सुना है कभी जिंदगी में? क्या होते हैं जी?
I ignore. कोई जवाब नहीं, खामोशी, खामोशी छाई हुई है। ये अली अली भाई जरा अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दें, आपके एंड पे बच्चे हैं, प्लीज उनकी आवाज आ रही है जी। जी सर। ओके, नो रिस्पॉन्स। यस मिस्टर आमिर, क्या होते हैं ओवरहेड्स, कौन बताएगा? आमिर भाई मुझे बताएं ओवरहेड्स क्या होते हैं। जी अली भाई, मिस हानिया एहसन, यस यू कैन चैट, आप चैट पे जवाब दे सकते हैं जी। ओके देखें, बात बहुत लंबी हो जाएगी कि मैं अब आप लोगों से इनपुट लूं। मैंने ये पूछा है कि आई हैव आस्क्ड यू कि आपको they cannot be linked to the running of the production and non production overhead। ये running of the business से लिंक हो सकते हैं, हमको डायरेक्टली नहीं रिलेटेड, मतलब आप इनको डायरेक्टली इनका लिंक नहीं बनता, हम जबरदस्ती बनाते हैं, अब यू समझना। चलें, मैं अब आप आते हैं अपने पॉइंट पे। I have already conducted two classes। The first class was मेरी जो first class थी उसमें मैंने कोर्स का ओवरव्यू दिया था। सेकंड क्लास में मैंने कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट बिहेवियर के बारे में बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टेक्निकली हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कॉस्टिंग की एबीसीडी है कि कितने कॉस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या होती हैं, कॉस्ट किस तरह बिहेव करती हैं। फिर इसके बाद मैंने थर्ड लेक्चर में ओवरहेड्स की बेसिक के बारे में बताया था। पूरा एक मैं उस पर मैं पूरी एक क्लास कंडक्ट कर चुका हूँ। तो 3 लेक्चर्स आपको मेरे वहाँ SBIL के चैनल से मिल जाएंगे। यू नीड टू सी, ऑल ऑफ यू नीड टू सी ऑल ऑफ दोस वीडियोस, अदरवाइज आप मेरे से कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चले फिर भी फॉर द सेक ऑफ टुडेज क्लास मैं एक आपको बेसिक बात समझाता हूँ। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए, तो हमारे पास कभी भी कहीं पे भी किसी भी अकाउंटेंसी बॉडी के कोर्स में, चाहे आप सीए कर रहे हैं, आप आईसीएमए कर रहे हैं, आप एसीसीए पढ़ रहे हैं, आप सिवा पढ़ रहे हैं, आप आईसीएडब्ल्यू पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे कोई अमेरिकन क्वालिफिकेशन जो चार्टर्ड जो सीपीए हो या सीएमए यूएसए हो, कोई भी कर रहे हो, जब भी अकाउंटिंग की क्लास शुरू होगी ना, तो उस अकाउंटिंग की टीचर को लाजमी आपको डेबिट एंड क्रेडिट समझाना है। वो क्या समझाएगा आपको? डेबिट एंड क्रेडिट समझाएगा, और वो आपको 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट समझाएगा। ठीक है, वो आपको ये बताएगा कि हमारी जो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम, पहले वो बताएगा, पहला रूल ये समझाएगा आपको वो टीचर के एवरी डेबिट एज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। फिर वो आपको समझाएगा फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, आपको समझाएगा कि हमारे पास एक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। फिर इसके अलावा आपको ये बताएगा कि हमारे पास 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। अब वो नॉमिनल और रियल और इसकी बहस में मैं नहीं जा रहा, लेकिन वो जो हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटीज, आप कैपिटल अकाउंट्स कह लें, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज कह लें, ये बेसिक कभी भी जब भी अकाउंटिंग का कोर्स किसी भी क्वालिफिकेशन में शुरू होता है तो ये बातें होती है। ठीक है ना, तो ये लाजमी। अच्छा, अब जरा एक बात आप जहन में रख लें कि मैं आपको क्या कराने लगा हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दर हकीकत एक आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही एक ब्रांच निकली है, ये भी अकाउंटिंग ही है। ठीक है, आप यूं समझ लें, अगर आपको इसको एक ओवरव्यू लेना है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दर हकीकत कुछ हद तक या काफी हद तक इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग है। समझ में आ रहा है? व्यू ले लें कि क्या है ये इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग। अच्छा, इंडस्ट्री की भी इंटरनल अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पढ़ते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स को कैसे रिपोर्ट करना, आप ऑडिटर को, सारी चीजों को, बैंकर्स को, उनको जो आप चीजें दे रहे होते हैं, वो सारी चीजें हम कहाँ सीखते हैं? हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर्स में। आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, आपके पास पीआरसी में एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर है, फिर इसके पास FAR 1 है, FAR 2 है, फिर जब आप CFAP लेवल में जाते हैं तो और भी आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर्स आते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हमारे पास सीए में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो भरी पड़ी। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपके पास एक पेपर यहाँ है, फिर एक आता है आपके पास MFA।
ठीक है ना, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, वो कैफ 6 है आई बिलीव। तो हमारे पास जरा समझिए, यहाँ पे आपको जो अप्रोच जहन में रखनी है वो ये है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर यू स्टडिंग विद अस। यू आर स्टडिंग विद अस द इंटरनल अकाउंटिंग एंड इंटरनल रिपोर्टिंग ऑफ द कंपनी। मतलब आप जो भी यहाँ स्टेटमेंट बनाएंगे, जो भी मेरे साथ या दूसरे टीचर के साथ, व्हाटएवर कैलकुलेशंस दैट यू आर गोइंग टू लर्न, इट्स ऑल अबाउट इंटरनल, इंटरनल प्रोसेसिंग, इंटरनल आपकी रिपोर्टिंग, इंटरनल कैलकुलेशंस। मिसाल के तौर पर इफ यू आर वर्किंग एज अ मैनेजमेंट अकाउंट इन एनी कंपनी, इफ यू आर अ बजट होल्डर, so what are you going to get is that different you are going to get demands or requests from different departments. For example, the marketing department may ask you that please prepare this statement or this costing information for us. So आप जो ज्यादातर जिनकी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे होंगे वो कौन लोग होंगे, वो सारे के सारे कौन लोग होंगे, वो आपके इंटरनल कंपनी के लोग होंगे। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बंदा होता है उसको जो जिनकी नीड्स को एड्रेस करना होता है वो सारे कौन लोग होते हैं, वो बाहर के लोग होते हैं। वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, वो आपकी कोई टैक्स अथॉरिटी हो सकती है, वो आपके बैंक हो सकते हैं। तो ये सारे एक्सटर्नल लोग हैं, इनका कंपनी से, वो कंपनी के अंदर नहीं है, इंटरनल नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल है। हमारा जो वास्ता पड़ता है एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इट इज कंप्लीटली मोस्टली इंटरनल। हम इंटरनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। अच्छा, एक इंट्रोडक्शन मैंने नहीं दिया, आई शुड हैव गिवन बिकॉज आई इट इज नाउ कंप्लीटली बिकम अ न्यू क्लास। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं, मेरी जो पहली क्वालिफिकेशन है वो ये है कि मैं सीमा क्वालिफाइड हूँ और सीमा का मेंबर हूँ, मीनिंग आई होल्ड एन ACMA UK डेजिग्नेशन, एंड अलॉन्ग विद दैट हमारी सिमा की अब एक AICPA से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो एक क्वालिफिकेशन नई बनी है जिसको हम कहते हैं चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मेरे पास वो डेजिग्नेशन भी है। आई एम, यू कैन से, अ मेंबर ऑफ 3 प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडीज। मैं सिमा UK का मेंबर हूँ, मैं CGMA USA का भी मेंबर हूँ, और उसके साथ साथ मैं ICMA पाकिस्तान का भी मेंबर हूँ। आई होल्ड, अच्छा, और तीनों जो क्वालिफिकेशंस है मेरी, वो सारी की सारी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा जो परसेप्शन है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला नहीं है। मेरा जो परसेप्शन है वो क्या है, टोटली किसका है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो ये मेरा बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी था। Okay, now coming back to the topic today, we are going to start overheads today. So since the class dynamics have completely changed, uh, yes, there has been some changes, and changes will be applicable. Change तो पहले ही हो चुका है, जब आपका कैफ पूरा जो रिवाइज हुआ था सिलेबस, कैफ के यार आप एक्स्ट्रा बातें पूछ रहे हैं, इस तरह की काफी जो चीजें हैं। देखें, जितना कोर्स कंटेंट चेंज नहीं होता, चीजें चीजें रीशफल हुई हैं। मतलब एक MFA क्रिएट हुआ है, पहले वो कैफ 8 के अंदर ही उसकी काफी चीजें थी। तो अब आपको देखना है कि आप कितनी चीजें आप उसकी कॉपी क्यों यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट, ठीक है। यस, चले, सो टू कंटिन्यू नाउ, बात करते हैं ओवरहेड्स की। ओवरहेड से पहले मुझे आपको एक कॉस्ट क्लासिफिकेशन समझानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही नई क्लास हो चुकी है, तो अब बेहतर है कि बंदा थोड़ा सा पीछे चला जाए। तो अब आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैं अगर आपको एक्स्ट्रा डोज दूंगा ना, मैं जहां से छोड़ा था, तो वो तो क्लास तो चल ही नहीं सकती। अब मेरे लिए क्या रेलेवेंट है कि मैं आपको कुछ बेसिक समझा दूं। देखें, अब मुझे आपको क्रॉस क्लासिफिकेशन पर ही अनफॉर्चुनेटली लेके लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर आज ऐसे ही, मतलब मैं आपको ओवरहेड्स पे जो जहां से छोड़ा था वो शुरू किया, तो सब बातें ऊपर से जाएंगी। तो बेहतर है कि टू कनेक्ट विद यू, आई नीड टू डिस्कस सम कॉस्ट क्लासिफिकेशंस विद यू। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि कॉस्टिंग की एबीसी, कॉस्टिंग की एबीसी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉस्टिंग में हमेशा हम कहते हैं वो होती है हमारी कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। व्हाट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन? अच्छा, हम क्या करते हैं, ये हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स है कॉस्टिंग की। अगर कोई आपको ये नहीं पढ़ाता या आप ये नहीं पढ़ते और आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे फिर आपकी जिंदगी मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग इनके बिहेवियर के हवाले से, इनके कॉन्सेप्ट के हवाले से आप फंस सकते हैं। सो टेक्निकली whatever I am going to discuss is technically not a part, आप इसको कहीं भी आप CMA के कोर्स में आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आता, तो
you will be might be in really difficult situation. So चले अब स्टार्ट करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन. कॉस्ट आम जबान में बहुत आसान अगर इसको कर दूं तो हम आम जबान में दो इससे मिलते जुलते लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. हम कहते हैं उर्दू में खर्चा, और उर्दू में हम एक और मुश्किल काफी फॉर्मल वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लागत. तो उर्दू में हम जो कहते हैं कॉस्ट या खर्चा, हम ये काम हमने किया उस पर कितना खर्चा आया, ये काम हमने की तो उसकी लागत कितनी आई. तो ये जो लागत है ना टेक्निकली ये क्या है, हमारी कॉस्ट. अच्छा, वट एवर कॉस्ट, हम एक कॉमन प्रिंसिपल है कॉमन सेंस के साथ कि जब हम कोई कॉस्ट इनकर करते हैं यानी कोई खर्चा करते हैं और हमें कोई चीज, लेट से आप कोई चीज बना रहे हैं. अच्छा, अभी कॉन्सेप्ट में एक चीज यही ध्यान में रखिएगा कि आप जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं तो आपकी लार्जली आपने ये ध्यान में रखना होता है कि आप एक ट्रेडिंग कंसर्न है. अब क्या है, आप कुछ बना के प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन यहाँ आपकी परसेप्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. यू नीड टू नो दैट व्हाटएवर सीएम इन सीएमए और क्लास आपने जो भी सोचना है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, यानी एक कंपनी जो कुछ बनाकर बेचती है, ये ध्यान में रखिएगा. तभी आप उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द ट्रेडिंग कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू. तो अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ कॉस्ट और खर्चे की, आप ये सोचे आप कुछ बना के बेचते हैं, मीनिंग आपका एक छोटा सा कपड़ों का ड्रेसेस का सेटअप है, आप ऑनलाइन सेल करते हैं, आपने एक छोटा सा 2-3 लोगों को बिठाया हुआ है, टेलर बिठाए हुए हैं, तो आपको सिलाई करके ड्रेसेस देते हैं और आप क्या करते हैं, उनको सेल करते हैं. क्वाइट पॉसिबल. अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं एक कुर्ता शलवार का ड्रेस बनाता हूँ, मीनिंग आई मेक ड्रेस बनाता हूँ. तो अब मुझे इसके सारे कॉस्ट कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी उसमें. अच्छा, फिर एक और बात, मैं काम क्यों कर रहा हूँ बताएं, व्हाई एम आई वर्किंग, मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ नफे के लिए. तो जाहिर सी बात है जो कॉस्ट है उसके ऊपर मुझे कुछ नफा ऐड करके कस्टमर से जो प्राइस लेनी है उसमें नफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहले ये बताएं. बच्चों वाली बात पूछता हूँ, या सिर्फ कॉस्ट को प्राइस में शामिल करके प्राइस, वही प्राइस जो कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट है वो दे दूं. यस, क्या करूं, क्या करना चाहिए? क्या करूं भाई, आवाज नहीं आ रही, नो रिस्पॉन्स. मैं कहानियां सुनने के लिए नहीं आया ना कहानियां सुनाने के लिए आया हूँ. यहाँ मुझसे काम बात करेंगे तो इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा. यस, हम प्रॉफिट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड लाजमी करेंगे. अच्छा, एक तो बात ये हो गई. अब आते हैं कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पे. कॉस्ट की क्लासिफिकेशन हमें ये समझना है कि हमारे पास किस किस तरह की कॉस्ट है. अच्छा, किस किस तरह की कॉस्ट के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए ये जरूरी है कि कॉस्ट है क्या, खर्चा क्या है. अच्छा, अब मैं जब आपको इसकी टाइप समझा रहा हूँ तो आपने एक चीज ध्यान में रख लेनी है कि जब आपका देखने का नजरिया चेंज होगा तो टाइप चेंज हो जाएगी. मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी, आज मैंने कट शॉर्ट करनी है क्योंकि ऑडियंस सारी मेरी चेंज हो चुकी है, तो आई नीड टू गो बैक अनफॉर्चुनेटली. और आप लोगों ने कोई वीडियोस भी नहीं देखी, हालांकि अगर आप देख कर आते तो मेरी लाइफ इजी हो जाती, लेकिन सिंस ओके चलें गुड. द थिंग इज दैट इसकी ऐसी मिसाल है कि मैं इंसानों की टाइप्स अगर बनाऊं और मैं अगर रिलीजन की बेसिस पे देखूं तो मैं इंसानों की क्या टाइप्स बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा भाई के ये मुसलमान है, ये काफिर है, ये मिसाल के तौर पर जो भी रिलीजन है ये उनकी बेसिस में मैं कह दूंगा कि ये उनकी टाइप्स. ठीक हो गया. अच्छा, अब अगर मुझे कोई कहा जाए कि भाई आप क्या करें, किसी और बेसिस पे इंसानों की टाइप्स बनाएं, तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एरिया वाइज बना लें या कंट्री वाइज बना लें. तो हम कहेंगे कि ये इंसान जो है ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये बांग्लादेशी है, ये इस कंट्री के हैं, ये इस कंट्री के हैं. ये भी हो गया एक तरह का, कंट्री वाइज भी आपने टाइप्स बना ली इंसानों की. एक आपने टाइप बनाई कैरेक्टर की बेसिस पे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है. एक आपने टाइप बना ली इंसानों की कि स्किन कलर की बेसिस पे, एक गोरा है, काला है, चपटी आंखों वाला है. ये क्या है, देखने का नजरिया, क्या सीखने की बात क्या है, जब देखने का नजरिया चेंज हुआ तो इंसानों की टाइप्स चेंज हो गई. ये बात काम की. देखने का नजरिया आपका आपका वे एक्सपेक्ट, आपने जिस एंगल से देख रहे थे उस एंगल को आपने चेंज कर दिया तो इंसानों की टाइप्स क्या हो गई, डिफरेंट हो गई. यही चीज आपकी कॉस्टिंग के क्लासिफिकेशंस पर एप्लीकेबल होगी.
कि जब मैं देखने का नजरिया बदलूंगा तो मेरी टाइप्स बदल जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब पहले हम देखने का एक नजरिया सेट करते हैं। हमारा यहाँ देखने का नजरिया है जिसको हम कहते हैं कि एट्रीब्यूटेबिलिटी, या आप उसको इजी टू या इकोनॉमिकल टू आइडेंटिफाई है या नहीं है। मीनिंग में मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन में आप मुझे बताएं इसमें क्या कॉस्ट कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है, बताएं इसमें क्या है, इसमें क्या ऐसी चीज नजर आ रही है जो आसानी है। अच्छा, मैंने एक ड्रेस पहना हुआ है, मैंने कुर्ता पहना हुआ है, इसमें क्या आपको नजर आ रहा है अगर आप मुझे देखना चाहते हैं। आई एम वेयरिंग अ कुर्ता शलवार, तो उसमें मेन कॉस्ट कंपोनेंट आपको क्या नजर आ रहा है? यस प्लीज, क्या है इसमें? यस, इसमें कपड़ा है, इसमें क्लॉथ है, ये इसका मेन मटेरियल है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज आसानी से और इजीली और इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइबल हो जाए, मैं काम ये करता हूँ, मैं अपने वही नोट्स यूज कर लेता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में यूज किए थे, वो मैंने सारे लिखे भी थे, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा उन पर बात करना। देखें, जरा 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके, तो हमने कहा भाई कि पहली क्लासिफिकेशन हमने कहा कि क्या है, हम कहते हैं कि हमारी पहली क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट होती है जो आसानी से इजीली एंड इकोनॉमिकली आइडेंटिफिएबल या ट्रेसेबल हो। तो ये हमने कहा ये कौन सी कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, इनकी हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? हमारे पास इनकी टाइप्स हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक हो गया, ये 3 टाइप्स हम बनाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल में हमें क्या शामिल करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल में हम शामिल करते हैं मेन मटेरियल किसी भी चीज का, उसका पैकिंग मटेरियल और उसके कंपोनेंट्स, जो अपनी फाइनल प्रोडक्ट के सामने काफी वैल्यू कैरी करते हो। जैसे मेरा कुर्ता मिसाल के तौर पर 2000 रुपए का है, तो इसमें कपड़ा मिसाल के तौर पर 1500 रुपए का लगा हुआ है, तो ये क्या है? मेन मटेरियल है। तो आप कहेंगे कि क्लॉथ क्योंकि उसकी फाइनल प्रोडक्ट का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेजर उसकी प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। अच्छा, डायरेक्ट लेबर क्या होती है? डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो खुद प्रैक्टिकली प्रोडक्शन करती है, मीनिंग वो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में या वर्क इन प्रोग्रेस में खुद कन्वर्ट करती हो, मशीन को चलाती हो, मशीन को ऑपरेटर हो, तो हम कहेंगे ये क्या है? ये डायरेक्ट लेबर है। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने कोई किसी के राइट्स में किसी की चीज आप कॉपी कर रहे हैं, तो उसको जो आप पैसे देते हैं, रॉयल्टी देते हैं या कोई भी आप उसको पर यूनिट चार्जेस देते हैं, किसी की डिजाइन आपने ले ली है और उसको फिजिकली आप उसको पर यूनिट कुछ पे करते हैं, तो ये क्या कहलाती है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अच्छा, हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? वो चीजें जो मटेरियल तो हो लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत कम हो फाइनल प्रोडक्ट में। मतलब आप फर्नीचर बना रहे हैं तो आप कीले लगा रहे हैं, ग्लू लगा रहे हैं, नेल्स लगा रहे हैं, कपड़े के अंदर आप कुछ काम कर रहे हैं तो बटन्स लगा रहे हैं, सिलाई की धागा लगा रहे हैं, बहुत माइनर कॉस्ट होती है फाइनल प्रोडक्ट की कंपैरिजन में। तो हम उनको क्या ट्रीट करते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल ट्रीट करते हैं, नंबर 1। अच्छा, इसी तरह हमारे पास वो वर्कर्स जो फाइनल प्रोडक्ट, जो खुद प्रोडक्ट को कन्वर्ट नहीं कर रहे होते, वो कौन हो सकते हैं? वो उनका सुपरवाइजर या उनका फोरमैन हो सकता है या उनका असिस्टेंट हो सकता है। तो हम इनडायरेक्ट मटेरियल में कौन सी चीजें लेते हैं? वो कॉस्ट लेते हैं जो सुपरवाइजर की कॉस्ट हो या फोरमैन की, फोरमैन सुपरवाइजर एक ही चीज है, और या उसका कौन हो? असिस्टेंट हो। तो हमारी लर्निंग क्या है कि खुद जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट वर्कर है या डायरेक्ट लेबर है, और जो आपका इन्वॉल्व नहीं है, जो उसका सुपरवाइजर है या उसका असिस्टेंट है, वो कौन है? इनडायरेक्ट लेबर है। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर है। अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है। हम कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास फैक्ट्री रेंट आता है, पावर की कॉस्ट आती है, बिजली का गैस का बिल आ जाता है। तो ये वो आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं जो ना मटेरियल हो ना लेबर हो, तो कहाँ चले जाते हैं आपके? ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाते हैं। इसको हम, अच्छा फिर एक और बात, जितनी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, अब देखें ये क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड। द थिंग इज दैट डायरेक्ट कॉस्ट का जो टोटल है उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट।
और इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो टोटल है उसको हम कहते हैं ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इतनी बात समझ में आई है नहीं? यानी मैं अगर आपको ओवरहेड समझा रहा हूँ तो उसकी जो 3 टाइप्स हैं, 3 क्लासेस हैं, वो क्या है? ओवरहेड्स में हम क्या क्या चीजें लेंगे, ओवरहेड में हम क्या क्या लेंगे? फर्स्ट थिंग हम इनडायरेक्ट मटेरियल को कंसिडर करेंगे, फिर हम इनडायरेक्ट लेबर को कंसिडर करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर करेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? यस फ्रेंड्स, यस, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ऑल्टरनेटिव नेम है इनडायरेक्ट कॉस्ट का ओवरहेड्स। सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं। ओके, नॉन प्रोडक्शन भी हो सकते हैं लेकिन उनको हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। सर किसी को कोई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, और सर हाँ जो सर एक कन्वर्जन कॉस्ट का कंसेप्ट है सर, वो काइंडली जरा बता दें। भाईजान, कन्वर्जन कॉस्ट तो बहुत ही आसान है। कन्वर्जन कॉस्ट में एक कंपोनेंट डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट में, कन्वर्जन कॉस्ट में वो सारी कॉस्ट शामिल होगी जो रॉ मटेरियल को आप फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल में लगे। उसमें आप, आपकी टोटल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट आप निकाल दें तो पीछे क्या रह जाएगी बताएं? कन्वर्जन पीछे कॉस्ट। लेबर कॉस्ट रह जाएगी और ओवरहेड्स रह जी जाएंगे। यही यानी जी सर। कन्वर्जन कॉस्ट, यानी आप ये कह लें वो कॉस्ट है, वो कॉस्ट का टोटल है जिसमें जिसको रॉ मटेरियल तो आ गया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में शामिल नहीं है। यस सर। रॉ मटेरियल को आपने कन्वर्ट करने में कितना पैसा लगाया वो कन्वर्जेबल का कन्वर्जन कॉस्ट है। अब समझ में आ गई बात? जी सर, थैंक यू। जी सर। ठीक है, अच्छा चले आगे बढ़ते जी हैं। सर। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ला आपको ओवरहेड्स पे ही रहा हूँ। हम अभी प्रोडक्शन कॉस्ट को देख रहे हैं। पहले तो एक बात याद रखिएगा, अभी जितनी मैंने आपकी क्लासिफिकेशन आपसे बात की है, मैंने आपको कहा डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये किसकी क्लासिफिकेशन बना रहा हूं मैं? प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी मैं किसको देख रहा हूँ, ज़हन में रख लीजिएगा। यानी मैंने जो अभी आपको ये दिखाया है, ये बना के दिखाया है, ये बना हुआ है, ये सारे का सारा किसका डिस्कशन है? राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओवर योर प्रोडक्शन कॉस्ट। हम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का डिस्कशन चाहते हैं तो यू नीड टू सी माय फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, उसके अंदर आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? दीज आर ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब किसको देख रहे हैं बताएं? हम प्रोडक्शन कॉस्ट को देख रहे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया है, डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट की पहली टाइप है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरी है डायरेक्ट लेबर, तीसरी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमने ब्रेक किया है, इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर है हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर, फिर है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने बताया वो खर्चे होते हैं आपके, दोज एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल which are डायरेक्ट but they are not direct material, they are not direct labor, so that's why उनके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट की खूबियां होती है, लेकिन वो ना डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होगी ना डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होगी। तो वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी कि मिसाल के तौर पर आपने किसी और की डिजाइन कॉपी की है, ठीक है, और वो उसकी डिजाइन रजिस्टर्ड है। डिजाइन रजिस्टर्ड है तो आपको डर लग रहा है कि अगर आपने कॉपी ऐसे ही कर दी तो आपको क्या हो जाएगा? फाइन लग जाएगी। तो आप उस जिसकी वो डिजाइन है आप उसको अप्रोच करते हो और वो कहता है कि ठीक है, तुम अगर कॉपी करना चाहते हो तो मुझे हर पीस जितना बनाओगे तुम, हर पीस पे मिसाल के तौर पर आप फर्नीचर बनाते हैं, आप फर्नीचर बनाते हैं और आप फर्नीचर बनाने में आप क्या करते हैं कि आप किसी और की डिजाइन कॉपी कर रहे हैं। वो किसी की रजिस्टर्ड डिजाइन है, उसने अपनी डिजाइन पेटेंट करवाई हुई है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, यानी हर कुर्सी जो आप बनाएंगे वो आपसे जो तय करेगा वो आपको उसको देना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसकी डिजाइन के मुताबिक कुर्सियां या टेबल नहीं बना सकते। तो ये क्या कहलाती है? रॉयल्टी। रॉयल्टी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, यस। सो टुडे नाउ वी आर गोइंग टू मूव, नाउ वी आर गोइंग टू टेक इनटू अकाउंट, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को देख लिया कि इसमें 3 चीजें हैं। तो अब जो है हमने बात करनी है ओवरहेड्स की। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओवरहेड्स। देखें, ये सारी कैलकुलेशन मेरी यही अच्छी बातें लिखी हुई है तो बड़ी आसानी से मैं समझा देता हूँ। देखें, मैंने कहा भाई मैं ओवरहेड्स को क्यों सीरियसली ले रहा हूँ, इतना बड़ा चैप्टर है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे पहले आप ये समझे कि जब हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो, एक्सक्यूज मी, आप जरा अली भाई अपना माइक्रोफोन बंद कर। यस,
तो हमें कॉस्टिंग करते हुए देखें, मिसाल के तौर पर मैं एक कुर्सी की कॉस्टिंग कर रहा हूं, तो मैंने कहा भाई एक कुर्सी में आधा क्यूबिक फीट का, मिसाल के तौर पर आधा क्यूबिक फीट लकड़ी लगनी है और 1 क्यूबिक फीट मिसाल के तौर पर 1000 रुपए का है, तो मेरा कितने की लकड़ी लग जाएगी बताएं एक चेयर में? मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि इसका कोई सरपेयर नहीं है, लेकिन बताएं कितने की लकड़ी लग जाएगी? ये मेरी क्या हो जाएगी? दिस इज माई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, कितने की लकड़ी लग गई? आधा फीट लकड़ी लग रही है और 1 फीट 1000 रुपए का है, तो कितने की लकड़ी लग गई बताएं जी? एक चेयर की कॉस्टिंग कर रहा हूँ जी फ्रेंड्स, जवाब दें। 500 रुपए की लकड़ी लग जाएगी। और साथ ही साथ मेरा जो वर्कर है, डायरेक्ट वर्कर है, जो कुर्सियां बना रहा है, कुर्सियां जोड़ रहा है, वो मुझे कहता है कि सादिक साहब 250 रुपए लूंगा एक कुर्सी को जोड़ने में, बनाने में। मैंने कहा ठीक है, एक कुर्सी की कॉस्ट आ गई डायरेक्ट लेबर। अब मुझे ये बताएं कि मैं फंसता कहाँ हूँ टोटल कॉस्टिंग कर रहे हैं? मैं यहाँ फंस जाता हूँ कि मेरे पास इसका कोई हिसाब नहीं है कि मेरी एक कुर्सी बनाने में किराया कितना लगा। अच्छा, अब हिसाब क्या है जरा प्रॉब्लम का है, कितना इनडायरेक्ट मटेरियल लगा, कितनी सुपरवाइजर कॉस्ट लगी, कितनी छोटे की जो असिस्टेंट है उसकी कॉस्ट लगी, कितना इसमें किराया लगा, कितना इसमें बिजली लगी, ठीक है ना, कितना इसमें गैस लगी। ये किसी को, मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, आई डोंट हैव एनी कैलकुलेशंस फॉर दैट। लेकिन अगर ये ना हो तो मैं अपनी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता। मैं अपनी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट, आई कैन नॉट कैलकुलेट द टोटल। समझ में आ रहा है? तो मैं मुझे क्या निकालना है? मेरे पास अगर प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट या पर आवर ना हो तो मेरी जितनी जिद्दोजहद है ये टोटल निकालने की, ये आगे नहीं जा सकती। तो अभी आज जो हम सीख रहे हैं सारा काम, जितनी हमारी एफर्ट है वो ये निकालने पे, क्योंकि अगर आप ये ओवरहेड पर यूनिट यानी कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालेंगे, यानी टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट जो एक यूनिट को बनाने में लगी है उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो बिलीव मी आप कॉस्टिंग सही नहीं कर पाएंगे। और जब आपकी कॉस्ट सही नहीं होगी तो आप जो प्राइस निकालेंगे, प्राइस कैलकुलेट करेंगे इसको बेचने की, वो भी क्या होगी? अगर हम इसको शामिल नहीं करता, चले मैं कहता हूँ सादिक साहब नहीं शामिल करो, तो फिर क्या होगा? अगर मैं इसको शामिल ना करूं तो क्या होगा? पहले मुझे ये बताएं जी, व्हाट विल हैपन? ये बताएं क्या होगा? मैं इसको शामिल ना करूं तो क्या होगा? कौन बताएगा यार? बोलो यार, कुछ तो बोलो, इतने लोग हो। करेक्ट कॉस्ट नहीं निकलेगी तो मुझे शामिल तो कैलकुलेट तो करनी है। इसका मतलब मुझे कैलकुलेट करना मेरे लिए क्या है? लाजमी है। इट इज अ कंपल्सरी थिंग दैट आई नीड टू कैलकुलेट इट। ओके, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इसको ये सीखना है कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो अब चले आगे बढ़ते हैं, वो हम इसको करते कैसे? बड़ा आसान है। देखिए, उसको निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा आसान आसान है लेकिन लेंदी है। सबसे बड़ी बात क्या प्रॉब्लम है? आसान तो बड़ा है लेकिन लेंदी। अब वो प्रोसीजर क्या है? वो करना आपको ये है दोस्तों कि आपने टोटल, पहले तो टोटल पे पहुंचना है कि आपका पूरे पीरियड में टोटल ओवरहेड कितना होगा। अब यही मुश्किल काम है। मैं आपको आखिरी बात समझा रहा हूँ पहले कि आखिर में हम क्या करेंगे। देखिए, किसी भी चीज की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो ना, तो आपको एक न्यूमरेटर चाहिए होता है जो टोटल हो, और नीचे आपको यूनिट्स या आवर्स चाहिए होते हैं जो डिनोमिनेटर हो। फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बताएं क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, हाँ या ना? यस। कौन मेरी बात से एग्री नहीं करता? मुझे कॉस्ट पर यूनिट चाहिए ओवरहेड्स की। मुझे क्या करना है? मैं सारे ओवरहेड्स को एस्टिमेट कर लूं या जमा कर लूं, सारे ओवरहेड्स को एस्टिमेट कर लूं, टोटल कर लूं, और ये एक अंदाजा लगा लूं, इतना मेरा ओवरहेड का, इतना मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी टोटल, यानी इतने मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे, इतने में यूनिट बनाऊंगा, तो ये मेरा टोटल खर्चा है, इतने यूनिट, तो कॉस्ट उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूंगा टोटल ओवरहेड्स को या टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट को, तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी। आसान, बाजार कहने में बड़ा आसान लगता है, बाजार कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये जो टोटल लाला है ना, न्यूमरेटर, ये टाइम लेता है। यानी मैंने आपको क्या समझाया, मेरा आखिरी में मैंने करना क्या, एंड में
मुझे एक टोटल पे पहुंचना है जो न्यूमरेटर है। अच्छा, कंपनी एस्टिमेट तो कर लेती है कि उसको पूरे पूरे पीरियड में कितने यूनिट बनाकर बेचने हैं, ये बजटिंग से और सिस्टम से पता चल जाता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, एंड रिजल्ट ये है कि टोटल कॉस्ट को टोटल ओवरहेड कॉस्ट को टोटल यूनिट से, टोटल नंबर ऑफ आवर से डिवाइड कर देना। तो कॉस्ट पर यूनिट तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट तो निकल आएगी, लेकिन सवाल ये है कि ये जो न्यूमरेटर है ना आएगा कैसे, ये झगड़ा है, ये इशू है। तो ये कैसे आएगा, इसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, जिसको लेंथी प्रोसीजर है, जिसके 2-3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम एलोकेशन भी करते हैं, अपॉर्शनमेंट भी करते हैं, रीअपॉर्शनमेंट भी करते हैं, काफी चीजें करते हैं, तब कहीं जाकर हम इसमें पहुंचते हैं। जब आप इसको पुरानी कॉस्टिंग की किताबों में पढ़ेंगे ना, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते थे डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे, ओवरहेड कॉस्ट को, और किसी कॉस्ट को नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ओवरहेड पढ़ रहे हैं। यहाँ हमारे पास हम कोशिश करते हैं, हम कोई डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर की चीजों को कंसिडर नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे, जरा समझिएगा बात। हमने ये चीजें देखनी है कि ये जो हमारी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कितने हैं। हम बगैर डिपार्टमेंट की हर डिपार्टमेंट, इसको डिपार्टमेंट वाइज अगर हम नहीं करेंगे, इंडिविजुअली टोटल कॉस्ट को एस्टिमेट करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो हमें ये सिखाया जा रहा है कि आप ये जो आप काम करना चाह रहे हैं, आप किस बेसिस पे करें, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को इंडिविजुअली ओवरहेड कॉस्ट को एस्टिमेट करें, हर डिपार्टमेंट। ठीक है, हर डिपार्टमेंट की। अच्छा, अब फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और एक वो होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, वो आपकी किसी किसी और प्रोडक्ट, सारे दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे होते हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारी फैक्ट्री में जब सवाल भी आप देखेंगे सीएमए यूएस, जब आपके पास आईकैप का सवाल आएगा, तो वो इसी तरह होगा, वो आपको कहेगा कि भाई ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ओवरहेड्स की क्वेश्चन में, और ये आपके सर्विस डिपार्टमेंट से, सवाल आपको बताएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको सवाल से हट के आपसे बात करूं, तो नॉर्मली अगर आप ये कैलकुलेशंस ऐसे भी कर रहे हैं किसी कंपनी में बैठ के, तो वहां पे भी आपने यही काम करना है। व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू मेक द कैलकुलेशंस ऑन दिस बेसिस। आप किस तरह करेंगे, आप क्या करेंगे कि आप डिटरमिन करेंगे कि भाई ये खर्चा हमारा इस डिपार्टमेंट का, ये खर्चा इस डिपार्टमेंट का। अब फर्ज करते हैं एक फैक्ट्री की मिसाल लेते हैं कि आपकी मिसाल के तौर पर आप एक गारमेंट फैक्ट्री चला रहे हैं। गारमेंट फैक्ट्री जो है ना, एक बड़ी टेलर शॉप होती है, ये ज़हन में रख लीजिएगा, बड़ी टेलर शॉप होती है। उसमें वही काम होता है जो एक दर्जी की दुकान पे होता है, लेकिन बड़े पैमाने पे होता है। मिसाल के तौर पे टेलर की शॉप पे क्या होता है भाई, उसके पास एक कटिंग की टेबल होती है, जिसपे वो सारे कपड़े बैठ के काट रहा होता है, उसके हाथ में गले में पट्टी होती है, और वो क्या कर रहा होता है, उसके हाथ में कैंची होती है, और एक बड़ी सी उसके पास टेबल होती है। अगर आप कभी भी किसी टेलर के पास जाएंगे ऑर्डर देने के लिए, अभी रमजान में यकीनन गए होंगे, जाने वाले होंगे, तो वो एक बड़ी सी चौड़ी सी एक उसके आगे टेबल होती है, उस पर वो खड़ा होता है, और वो डिफरेंट जो लोग उसके पास कच्चा कपड़ा ला के दे रहे होते हैं, वो क्या कर रहा होता है, उसके पास एक कैंची होती है, और उसकी साइजेस के हिसाब से उसको क्या कर रहा होता है, काट। गारमेंट फैक्ट्री में भी ये काम बड़े पैमाने पर होता है। गारमेंट फैक्ट्री में ये जो टेबल होती है ना, कटिंग टेबल, ये बहुत बड़ी होती है, और उनके पास कटिंग मशीन होती हैं, जिससे वो डिफरेंट साइजेस पे कपड़े काट रहे होते हैं। अब उनको एक शर्ट, एक कोई चीज एक तो बनानी नहीं होती है। मिसाल के तौर पर आप अगर बोनेंजा की एग्जांपल लेते हैं, या किसी बड़ी गारमेंट फैक्ट्री की एग्जांपल लेते हैं, तो उसको शर्ट बनानी है 500, वो क्या करेगा, 500 शर्ट की फ्रंट काटेगा, 500 शर्ट की बैक काटेगा, 500 शर्ट की आस्तीनें काटेगा, ये उसने एक साथ कटिंग करनी है। फिर क्या होता है, ये काम किसके अंदर होता है, ये कटिंग डिपार्टमेंट में होता है, वही टेलर वाला काम, लेकिन काम किस पे हो गया, काम की का वॉल्यूम बढ़ गया। ओके हो गया। अच्छा, अब दूसरे डिपार्टमेंट को ले लें। अब यही जो कटिंग डिफरेंट पीस की हुई है, इसको ऐसे छोड़ तो नहीं देना, ये तो अधूरे हैं, ये शर्ट में तो अभी कन्वर्ट हुए नहीं है, तो अब इनको क्या करना है, इनको सीना है। तो ये सारे शर्टों के टुकड़े, थोड़ी आस्तीनें, थोड़ा फ्रंट, थोड़ा बैक, थोड़ा कॉलर वगैरह सब, ये किसके पास चला जाएगा, ये उस आपके पास स्टिचिंग डिपार्टमेंट होगा, जिसमें छोटी छोटी मशीनें लगी हुई होंगी, जैसे हमारी घर की सिलाई मशीनें होती है। तो सिलाई मशीनों में बैठ के औरतें, अमर जो भी आपका वर्कर है, वो क्या कर रहा होगा, उनको उन छोटे छोटे टुकड़ों को सिलाई की थ्रेड से, मशीन से क्या कर रहा होगा, सी रहा होगा, और
उनको एक फैब्रिक की, उनको एक शर्ट का या जो भी आपकी फाइनल प्रोडक्ट है उसकी शक्ल दे रहा होगा। तो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हो गए पता है इस डिपार्टमेंट में? अच्छा, साथ ही साथ वो जो बंदा है वो उसको खाली नहीं छोड़ा होगा, उसको थैली में भी डालना होगा, पैक कर रहा होगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक कटिंग डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का, एक आपके पास किसका है, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा हो गया बताएं? स्टिचिंग डिपार्टमेंट हो गया। इतनी बात समझ में आई या नहीं? यस, हाँ या ना? आ गई बात समझ में? जी। जी सर। बाकी तो कोई रिस्पॉन्स दो, कोई चैट पे जवाब दे दो भाई। हेलो, ये लोग उठ के चले जी गए सर। हैं। जी अब्दुल्ला भाई, तो क्लियर है? सर जो आपकी मेन एक्टिविटी होगी वो आपका लाइक प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, और जो बाकी होंगी वो लाइक नॉन प्रोडक्शन में आएंगे ऐसे। और दोस्त नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई कंक्लूजन नहीं लेना भाई। मैं तो अभी प्रोडक्शन कॉस्ट की ही बात कर रहा हूँ, मैंने नॉन प्रोडक्शन की तो कोई बात ही नहीं की। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन ओवरहेड्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कॉस्ट विच इज नॉन प्रोडक्शन। क्लियर मिस्टर अब्दुल्ला? इज दिस क्लियर? मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? मेरा टॉपिक आज क्या है? दर हकीकत मेरा टॉपिक ओवरहेड नहीं है। अभी करंटली मैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की तो बात मैंने शुरू भी नहीं की है। क्लियर और नॉट? यस ब्रदर। मिस्टर अब्दुल्ला मुझे रिस्पांस दें। हेलो, यस जी। आपको बात क्लियर हुई या नहीं? यस सर, तो जो मेन आपकी एक्टिविटी होगी वो आपके ओवरहेड्स होंगे। नहीं मेन यार, अभी मेन को भी छोड़ दें आप। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहले डिपार्टमेंट्स को समझे। आपको डिपार्टमेंट समझ में आए या नहीं? आप ये बताएं, जो मैंने आपको दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समझाए, सिर्फ इसका जवाब दे दें आपको समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, बस दैट्स इट। जो टेलर शॉप में स्टिचिंग का हाँ बस, मैंने आपको कहा एक काटने का काम है और एक सीने का काम है, ये समझ में आया या नहीं आया? जी जी। आ गया ना? बस इतना काफी है। इतना समझ में आ गया मेरे लिए बहुत है। ओवरहेड्स आगे समझा दूंगा, ठीक है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। आपकी एक फैक्ट्री में कुछ डिपार्टमेंट्स वो होते हैं जहां रॉ मटेरियल को की शक्ल चेंज की जा रही होती है, उन पर काम किया जा रहा होता है। जिस डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल पर काम किया जा रहा हो वो कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं। और जो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करते लेकिन सपोर्ट दे रहे होते हैं, सपोर्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी फैक्ट्री में एक स्टोर डिपार्टमेंट है। स्टोर कुछ भी नहीं करता, स्टोर सिर्फ चीजें संभालता है और वक्त पे देता है। मिसाल के तौर पर आपकी एक गारमेंट फैक्ट्री है, उसमें उसमें कपड़ा आता है तो कहाँ जाएगा? या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जाएगा। जब डिलीवरी आती है कपड़े की, कच्चे कपड़े की, अनप्रोसेस्ड क्लॉथ की डिलीवरी आएगी तो वो कहाँ जाएगी? वो फैक्ट्री के स्टोर में जाएगी, स्टोर डिपार्टमेंट उसको संभालेगा। जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कटिंग डिपार्टमेंट को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कहाँ रहेगा बताएं? किस डिपार्टमेंट में रहेगा? फैक्ट्री के गोदाम में रहेगा, जिसको हम स्टोर कहते हैं। ठीक हो गया? किस में रहेगा बताएं? फैक्ट्री के वेयर हाउस में रहेगा। एक तरह से स्टोर एक तरह से छोटा सा वेयर हाउस के, ठीक है? लेकिन स्टोर वेयर हाउस की खूबी ये होती है कि उसमें फिनिश प्रोडक्ट नहीं रहती, उसमें सारी अधूरी चीजें या रॉ मटेरियल रहता है। यानी रॉ मटेरियल का और अधूरी चीजों का जो वेयर हाउस है वो क्या है आपका? फैक्ट्री का वो क्या है? उसका हमने नाम रखा, ये स्टोर है। अच्छा, आप एक बात बताएं, क्या फैक्ट्री स्टोर के बगैर चल सकती है? हाँ या ना? क्या फैक्ट्री स्टोर डिपार्टमेंट के बगैर चल सकती है? एक बड़ी फैक्ट्री नहीं है। सर। अच्छा आगे आए, आपकी फैक्ट्री में कैंटीन भी है। कैंटीन क्या करती है? 10 बजे, दो सुबह के 10 बजे वर्कर काम कर रहा है मशीन पे, उसको चाय पेश की, थोड़े बिस्किट दे दिए। ये कहाँ से आ रहे थे? कैंटीन से आ रहे थे। फिर खाने का टाइम हुआ, लंच टाइम हुआ, नमाज वगैरह पढ़ी, सारे वर्कर कहाँ जाते हैं? कैंटीन में जाते हैं। वहाँ क्या करते हैं बताएं? खाना खाते हैं। अच्छा, इसी तरह शाम का या रात की शिफ्ट होती है, जो लोग काम कर रहे होते हैं रात की शिफ्ट में, खाना कहाँ से आ रहा होता है बताएं? फैक्ट्री में कहाँ से आ रहा होता है? बताएं कहाँ से आ रहा होता है? फैक्ट्री में खाना कैंटीन से आ रहा होता है। तो कैंटीन दर हकीकत क्या कर रही है? कैंटीन में डिफरेंट मेन्यूज होते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आप अगर आप जब अल्लाह करे आपका वक्त आए आप जाए तो आप देखेंगे कि वहाँ क्या होता है, डिफरेंट मेन्यूज पे वहाँ पे कैटरिंग सर्विस होती है। वहाँ पे वहीं कुकिंग भी हो रही होती है, डिलीवरी भी हो रही होती है। जो आपके वर्कर्स होते हैं उनको बहुत कम रेट पे, या हो सकता है फ्री खाना मिल रहा हो, या बहुत कम रेट पे सस्ता सस्ता खाना, कुछ पैसे ले रहे होते हैं वर्कर्स,
वर्कर से कंपनी कुछ पैसे ले रही होती है, बाकी पैसे खुद लगा रही होती है, ये हो सकता है फ्री दे रही हो, फ्री खाना मिल रहा हो वर्कर्स को, ये भी होता है, कई फैक्ट्रीज में फ्री खाना मिल रहा होता है, तो कंपनी की तरफ से होता है। वो कहाँ से मिल रहा होता है? कैंटीन से। अच्छा, ये हो गया एक आपका दूसरा स्टोर सपोर्ट डिपार्टमेंट, या कह ले नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सपोर्ट डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट। कितने सर्विस डिपार्टमेंट हमने डिस्कस कर लिए? एक स्टोर कर लिया, एक हमने कैंटीन कर ली, तीसरा एक और डिपार्टमेंट होता है, हो सकता है उसको भी आप सर्विस डिपार्टमेंट गिन लें, वो होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? आपकी कोई मशीन खराब हो गई फैक्ट्री में, तो वहां आपकी कंपनी ने कुछ इंजीनियर्स बिठाए हुए होते हैं, रिपेयरिंग करने वाले लोग। मशीन की मोटर जल गई, मशीन की मोटर जल गई, तो आप क्या मोटर उठा के आप लोग बाहर जाएंगे और उसको बाहर कहीं से उसकी वाइंडिंग करवाएंगे? जैसे हमारे यहाँ पानी की मोटरें जल जाती हैं, तो आप लोग बिल्डिंगों की और सबकी पानी की मोटर निकाल कर बाहर भाग रहे होते हैं और उसकी वाइंडिंग करवाते हैं। फैक्ट्री में ऐसा नहीं होता है, फैक्ट्री में इसका बंदोबस्त पहले से मौजूद होता है। तो अगर आपकी फैक्ट्री की मोटर चल गई, तो वो उठाकर उसको बाहर नहीं ले जानी किसी और के पास, बाहर एक्सटर्नली, तो कहाँ ले जाना है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ले जाना है। तो वहाँ उसको घर वाइंड करके दे देगा, उसमें कॉपर की तार या जो भी उसको लगाना है वो लगा के उसको सेट करके दे देगा। वो बंदा आपने बिठाया है, उसकी सैलरी, उसको पैसे दे रहे हैं कंपनी। कोई भी चीज मशीन की खराब होगी, ज्यादातर उसको रिपेयर कौन कर रहे होंगे? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले कर रहे होंगे। इसके अलावा एक और भी चीज होती है जिसको हम रूटीन मेंटेनेंस कहते हैं। कई हमारे प्रोडक्शन के ऐसे ऐसे काम होते हैं कि आपकी चीजें घिस रही होती है, तो उनको रिपेयर करना, मशीन को चेक करना, मशीन को सेट करना। कभी कोई बेल्ट टूट गई, मशीन चल रही है, कोई मशीन के अंदर वो पट्टा पुल्ली चल रही है, वो सर्कल घूम रहा है, वो टूट गया पट्टा, तो दूसरा पट्टा कहाँ से आता है बताएं? कौन रख के बैठा है उसको? रहता वो स्टोर में, लगाता उसको कौन? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। समझ में आया? समझ में आ रही है नहीं आ रही? हम्म। तो अब बताएं, अब आपने कितने सर्विस डिपार्टमेंट सीख लिए बताएं मेरे साथ? जी तो जी फ्रेंड्स, कितने सीख लिए? कितने सर्विस डिपार्टमेंट सीखे? जल्दी बताएं, मुझे रिस्पॉन्स दें। हाउ मेनी सर्विस डिपार्टमेंट्स हमने कितने पे बात कर ली? जी, हमने तीन सर्विस डिपार्टमेंट पे बात कर ली, एक स्टोर, एक मेंटेनेंस और एक कैंटीन। और दो प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कई दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट भी आपके दो नहीं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन आईकैप का क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 4 या 5 डिपार्टमेंट से ज्यादा आपको आईकैप का क्वेश्चन डिबेट में नहीं डालेगा। ठीक हो गया? अच्छा, एक और बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने करना क्या है? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को आप लोग मेरा नंबर नोट करें व्हाट्सएप का, मैं आपको नंबर देता हूँ। और what you need to people do is that you need to send me a message on WhatsApp। मैं ग्रुप पे भी एडेड हूँ। मेरा नंबर आप नोट करें 0300, क्योंकि जो फाइल मैंने, या मैं आपको कहें तो मैं जूम पे ही दे दूँ। जूम जूम से फाइल रिसीव कर सकते हैं या नहीं, पहले ये बताएं, वरना व्हाट्सएप पे दो, ये बताएं जी। मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ, 0300827281। ये मेरा नंबर है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मेरे ख्याल से किसी एक को चला गया है, मुझे सबको देना है। वेट अ सेकंड, आई हैव टू सेलेक्ट एवरीवन ऑप्शन। यस, आपके पास मेरा मैसेज आ चुका होगा। What you people need to do is that all of you please send me अपने नाम के साथ एक प्राइवेट मैसेज कर दें, क्योंकि मुझे एक आपका मटेरियल के शायद मैं एक और ग्रुप बनाऊं या किसी और तरीके से मुझे आपको मटेरियल चेक करना, तो उसके लिए मुझे एक सेटअप बनाना पड़ेगा। तो आप लोग प्राइवेटली मुझे अपना मैसेज नंबर दे दें, ताकि अच्छा, ताकि मैं नाम से सेव कर लूँ, ताकि मुझे कभी आपकी कोई कॉल आए या कुछ भी हो तो मैं रिसीव कर लूँ, वरना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बगैर सिर्फ नाम को रिसीव करना। ठीक है? यस। जिन लोगों ने लास्ट टाइम यस व्हाट्सएप पर, ये व्हाट्सएप का नंबर, वैसे भी नंबर भी है, फोन नंबर भी है, सिम भी मेरे पास है, लेकिन आप इसको व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आज क्लास की टाइमिंग कब तक है?
आज शायद मैं थोड़ा जल्दी ऑफ कर दूं, मेरी क्लास शायद 15 मिनट में ऑफ हो जाएगी। और आपको एक और बात बता दूं कि यू माइट बी नोइंग, कि आपको पता होगा कि सैलानी विल, आज मेरे ख्याल से हमारी सैलानी की जो क्लासेस हैं वो कल से ऑफ हो जाएंगी, तो मेरी फिर आपसे मुलाकात ईद के बाद होगी। तो एक और भी एलिमेंट है कि मैं ज़्यादा अभी डिटेल्स में इसलिए भी नहीं पढ़ा रहा कि वन ऑफ द रीज़न के अंदर कि अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा भी ना तो इतना बड़ा गैप आने वाला है आपका रमज़ान के बाद। रमज़ान और ये तो 10 दिन आपके रमज़ान के है गए, फिर ईद के हो गए, इसके बाद हमारी क्लासेस रिसीव होंगी, तो अल्टीमेटली आई नीड टू रिवाइज। सो दैट्स व्हाई मैं जो भी अभी मेहनत कर रहा हूँ, जो भी है सब रिवाइज करवा, या तो मेरे ख्याल से आज मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं और मैं आपको एक एक फाइल शेयर कर देता हूँ, आप अपने तौर पे गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, और बेहतर ये है कि मैं भी क्लास एंड कर दूं, क्योंकि मैंने जो भी करवाना है ना, जो भी करवाना है सारे का सारा, ये सारा रिवाइज करवाना है। तो अब मुझे मशवरा दे, मैं आपको कुछ और थोड़ा पढ़ा दूं या मैं क्लास ऑफ कर दूं? व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, फ्रॉम माय एंड? यस। अच्छा, गर्ल्स का अगर मैं ग्रुप बनाऊंगा तो वो अलग होगा, याद रखिएगा, वो बॉयज के साथ नहीं होगा। दैट्स अ प्रैक्टिस आई यूज के गर्ल्स के ग्रुप मेरे अलग होते हैं, तो रेस्ट छोड़ के इसमें कोई बॉयज नहीं होते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। अच्छा, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, हम करते ही हैं कि ओवरहेड्स में फिर हम थ्री थ्री स्टेप प्रोसेस होता है हमारा ओवरहेड कॉस्ट को डिटरमिन करने का या एस्टिमेट करने का। एक होता है एलोकेशन, एक होता है अपॉर्शनमेंट, एक होता है रीअपॉर्शनमेंट। तो सिर्फ सरसरी तौर पे बता रहा हूँ, मैंने एग्जांपल्स तो फिर अब आपको, मैंने भी आपका ये सारे मैसेजेस भी आ गए मेरे पास। मोहम्मद वरीद भाई, आपका मैसेज आया? हैव यू सेंड मी अ मैसेज? यस, आ गया। वलीयुल दा, ओके। अब्दुल्ला साहब का भी मैसेज आ चुका है। अली गौर भाई, आपका मैसेज नहीं आया। आई हैव नॉट रिसीव्ड योर मैसेज। यस, सर मैं पहले से ऐड हूँ सर, मैंने आपका नंबर नोट किया हुआ है सर, वो मुझे फाइल आपका मेरे मैसेज, पास है। भाई मुझे आपको मटेरियल भेजना है, इसलिए मुझे आपका नंबर चाहिए। आप भले एडेड है, लेकिन मुझे आपका नंबर चाहिए दोस्त। सर वो आपने लास्ट टाइम फाइल शेयर की थी ना, वो मेरे पास है, वो जिसमें फिर एलोकेशन अपॉर्चमेंट रिपोर्टमेंट है, फिर तो वो है ठीक है। मेरे फिर पास। अब लास्ट क्लास आपने ली है, मुझे फील होता है शायद आपने लास्ट क्लास ना ली हो, उस वजह से। नहीं सर, मैंने सारी ली हुई है। वेरी ग्रेट, ग्रेट जी। देखिए, टाइमिंग्स जो है ये अभी तो रमजान टाइमिंग्स चल रही हैं, तो देर विल बी, यस, वन मोर थिंग, मेरी क्लासेस आपकी दूसरे टीचर से ज्यादा होंगी, और क्योंकि मेरे पास ज्यादा कोर्स कंपोनेंट है, तो मेरे आवर्स भी ज्यादा हैं और मेरे टॉपिक्स भी बड़े हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं काम करता हूँ कि आज जो नए लोग हैं मैं उनको सर टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखवा देता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपको ये पता चल जाए कि कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जो नए लोग हैं मैं उनको लिखवा देता हूँ, या आपको मैंने डिस्प्ले दे रहा हूँ। ये देखिए, नोट कर लेंगे, मैंने लिखा हुआ है ये टॉपिक के कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक मेरे पास है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी जिसमें फॉर्मूले वगैरह आते हैं आपके, रीऑर्डर लेवल, रीस्टॉक लेवल सारे, और डेंजर लेवल वगैरह सारे, और इस तरह के फॉर्मूले वगैरह की जो कैलकुलेशन है, ईओक्यू वगैरह की कैलकुलेशन, ये सब आपको करवाएंगे। ओवरहेड्स का टॉपिक मेरे पास है, आई विल बी टीचिंग यू। लेबर कॉस्टिंग सर पढ़ाएंगे। कॉस्ट फ्लो का टॉपिक मेरे पास है। जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग भी मेरे पास है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी मेरे पास है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी मेरे पास है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सप्ताह करवाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी मेरे पास है, वेरिएंस एनालिसिस भी मेरे पास है, टारगेट कॉस्टिंग सप्ताह करवाएंगे, फिर सीवी पे एनालिसिस सप्ताह करवाएंगे, रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, ऑलमोस्ट ये सारे का सारा मेरे पास है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप काइंडली कॉपी कर लें, जो मैंने भी आपको दिया है, ये कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। यस, अच्छा, क्लास के बाद, ईद के बाद जो क्लास हमारी टाइमिंग्स होंगी वो अभी प्रोसेस में है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है। तो वो जब आप अब यूँ समझ लें कि व्हेन यू विल कम बैक, कि हमारी क्लासेस किस वक्त होंगी, तो वो डिसाइड होंगी। तो अभी मैं उसके बारे में, आई नीड टू बी साइलेंट, मैं अभी कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ
कि क्लास की टाइमिंग्स क्या होंगी। तो अभी बेहतर है उसको उस पर बात करना, क्योंकि ये सारी मतलब कोई ऐसी कंफर्मेशन बात नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ये मैनेजमेंट का रोल है। तो मैं इसमें बेहतर है कि ये मैनेजमेंट ही आपको अनाउंस करें, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट से मिले, ठीक है। अच्छा, ये जो भी मैंने आपको डिस्प्ले दिया था, ये काइंडली आप जरा कॉपी कर लें, कि आज जो न्यू स्टूडेंट्स है स्पेशली वो कॉपी कर लें, कि वो उनको ये पता हो कि कौन सा टॉपिक की उन लोगों को इन्फॉर्मेशन कौन सा टीचर देगा, कौन से टीचर देंगे, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लें प्लीज, और फिर मैं आज क्लास एंड कर देता हूँ जल्दी। जी यस यस भाई, हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट 2 टीचर्स करवाएंगे, क्योंकि कोर्स कंटेंट इतना ज्यादा है हमारे पास। ये आपको क्या लग रहा है, ये यस ओल्ड बुक की एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको कहीं यहाँ नजर आ रही है? आप पहले मुझे ये बताइए, कहीं नजर आ रही है? जरा एक मिनट दे, मैं भी आपको जवाब देता हूँ। देखिए, ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये है या नहीं है, और है तो कितना है, नहीं है तो नहीं है। देखिए, ये मैंने आपके लिए क्या शो ओपन कर लिया, ओवरहेड्स की बुक। अब इसके अंदर ये हो सकता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जिक्र हो, ठीक है ना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जिक्र, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैफ 8 में तो थी, कैफ 8 में ये रही, देखिए इसका जिक्र है। ये आ गई एक्टिविटी बेस्ड सिलेक्शन, एक्टिविटी लेवल सिलेक्शन, एक्टिविटी लेवल सिलेक्शन है ये, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो नहीं। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि ये आपकी इसमें उन्होंने उसको डाला है या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जो लास्ट टाइम अभी मैंने आपका ये कैफ 3 पढ़ा है, इसमें कैफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैंने तो नहीं करवाया था, ठीक है, एज फार एज आई रिमेम्बर। तो अगर सर तहा ने करवाया हो तो अलग बात है। तो मुझे अपने टॉपिक का पता है कि मेरे टॉपिक में ये नहीं था, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेरे टॉपिक में नहीं था, ठीक है। लास्ट टाइम भी जब हम कैफ 8 के बेसिस पे उसको देख रहे थे, तो इस तरह से ये था नहीं, हमने कैफ 3 के अंदर इसको शुरू किया है। तो मेरे टॉपिक में ओवरहेड में ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं है, ठीक है। इससे पहले जब भी मैंने कैफ 8 पढ़ाया है, तो उसके अंदर मैंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करवाया था, लेकिन यहाँ पे अब नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया, पहले ये बताया आप लोगों ने कॉपी किया या नहीं? यस, मैं पीछे ले जाता हूँ आपको उसी पे, ये कॉपी कर लें प्लीज अगर नहीं किया तो, ओके। अच्छा, अब सबसे ज्यादा काम की बात कि यू नीड टू सी माई लेक्चर्स। आज टोटली क्लास एक डिफरेंट वे में शुरू हुई, टोटली न्यू स्टूडेंट्स आए, तो इस वजह से मुझे क्लास के पैटर्न को चेंज करना पड़ा। टोटली न्यू स्टूडेंट्स थे, तो इंट्रोडक्टरी क्लास के तौर पर मैंने क्लास को लिया कि कहीं ऐसा ना लगे कि हमें तो किसी ने खातिर में ही नहीं लिया। तो आए, क्योंकि अभी हम इतना कोर्स हमारा आगे नहीं गया है, तो इट वाज अ मैनेजेबल थिंग फॉर मी। सो नाउ व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आपके लिए क्या लाजमी है, मतलब आपकी ड्यूटी क्या है? What do you people need to do? You need to see all the lectures। मेरे lectures भी सुन लीजिएगा, of course दूसरे टीचर जो सताहा है उनके भी आप lectures, वो भी YouTube पे हैं, आप जब चाहे 24/7 एक्सेस है, उनके भी lectures सुन लीजिएगा, ताकि आप जब आप हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में आए, मतलब मैं आपके लिए आज मैंने आज की क्लास एक तो कुर्बान कर दी, लेकिन अब मेरे लिए देखिए दो मेरी 3 क्लासेस एज फार एज आई रिमेम्बर हो चुकी है, तो तीनों क्लासेस की वीडियोस मौजूद हैं, तो आपको मेरी 3 क्लासेस देखनी होंगी, ठीक हो गया जी। और सेकंड लास्टली, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रमज़ान। अल्लाह ताला आखिरी अशरे की बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जिसके भी जो भी मसाइल हैं सबके सब प्लीज़ ख़ास तौर पे मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा, दे आर सिक, प्लीज़ उनके लिए ज़रा दुआ कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिएगा। अपने लिए, अपने अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए दुआओं में याद रखिएगा आखिरी अशरे में। और मेरे लिए ईमान की सलामती की सबके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आफियत के साथ, ईमान के साथ दुनिया में रखे। और सबसे पहली बात, मेरी बिहाफ ईद, ऑफ कोर्स मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ान के बाद ईद रखी है, तो ईद पे, ईद की खुशियों में मतलब अल्लाह की याद मत भूलिएगा। ख़ास तौर पे जब रमज़ान के बाद ईद की रात होती है, उसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं, उसको भी ख़ास तौर पे याद रखिएगा। वो मज़दूर को मज़दूरी मिलने की रात होती है,
तो आप समझ लें कि वो क्या होती है। खुसूसी नवाजिशात ईद की रात होती है, ईद से पहले की रात, यानी ईद 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 वाली जो रात होती है, जब ईद अनाउंस हो जाती है, तो खास मांगने की रात होती है। और हम लोग क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इज दैट वी गो इनटू मार्केट्स, और हम मार्केटों की जीनत बने हुए होते हैं। उस वक्त अल्लाह की खास यूँ समझो नजर रहमत होती है मुसलमानों पर, तो वक्त ज़ाया करने का नहीं हुआ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिएगा, तो अल्लाह जो अल्लाह की बारगाह में मांगना हुआ मांग लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी आसान फरमाए। अल्लाह आपका ये जो सफ़र आपने शुरू किया है, आपने सीए करने का जो माइंड बनाया है, जो सोचा है, जो फैसला किया है, अल्लाह इसमें आपको कामयाब फरमाए। आप इससे आपको, सिर्फ आपको नहीं, आपकी जो फैमिली है, आपके आने वाले लोग हैं, उससे भी उनको फ़ायदा पहुँचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बाकी देखिए, आपने जो मैसेज कर रहे हैं 18 अप्रैल की रिकॉर्डिंग आ रही है, तो आपके पास जो 18 अप्रैल की रिकॉर्डिंग आ रही है, पीछे की भी रिकॉर्डिंग्स हैं, आपने मेरी प्लेलिस्ट में जाना है और आप डायरेक्टली सिर्फ उसको लेक्चर को सर्च कर रहे हैं, आप पहले चैनल पे जाएँ और चैनल से प्लेलिस्ट में जाएँ। क्या करें, पहले चैनल पे जाएँ, चैनल में प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आएगा, एक आइकॉन होगा, एक बटन होगा, उसको प्रेस प्रेस करें। उसमें आप मेरी प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर लें, उसमें आपको मेरे सारे लेक्चर्स नज़र आ जाएँगे। ठीक है? क्लियर है? चलें, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। लीव कर दें, क्लास लीव कर दें। जी, आमिर भाई प्लीज़ क्लास लीव कर दें।